हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सा स्टेप होते हैं, उन सारे स्टेप को मैं आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, और वो सारे स्टेप्स को सीक्वेंसली फॉलो किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली करने के लिए, ये भी मैं बताया था। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जब स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इतना हम लोग समझ गए थे कि ये स्टेप्स उतना आसान है नहीं, सुनने में जितना लग रहा है उतना आसान है नहीं। सेल्स से डीएनए को बाहर निकालना, उस डीएनए को काट के जीन को बाहर निकालना, फिर जीन को वेक्टर के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना होस्ट ऑर्गेनिज्म में, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में उस जीन का जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसका प्यूरिफाई करना, ये उतना आसान स्टेप है नहीं। तो ये सारे स्टेप्स को सक्सेसफुली करने के लिए राइट टूल्स का जरूरत होता है, इंपॉर्टेंट टूल्स का जरूरत होता है, की टूल्स का जरूरत होता है। समझ रहे हैं? तो क्या क्या टूल्स का जरूरत होता है ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए, वो टूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे? देखिए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स का जरूरत होता है, क्या क्या चीज का जरूरत होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को या बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली करने के लिए हम लोग को राइट टूल्स का जरूरत होता है। हम लोग कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, लेकिन उसके लिए हम लोगों को राइट टूल्स का जरूरत होगा। अगर राइट टूल्स, की टूल्स हम लोग के पास नहीं होगा तो हम लोग कभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो क्या क्या टूल्स का जरूरत होता है? पहले तो है एंजाइम्स। क्या क्या एंजाइम्स? लाइटिक एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स। ये सारे एंजाइम्स को मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइटिक एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर क्या जरूरत होता है? वेक्टर, जिसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं। फिर क्या जरूरत होता है? डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जिसको बोलते थे। होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये भी जरूरत होगा। डिजायर जीन को हम लोग जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, और इसमें भी एंजाइम्स को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि एंजाइम्स में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बहुत डिटेल में दिया है एनसीईआरटी में, और वेक्टर भी बहुत डिटेल्स में दिया है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और वेक्टर डीएनए को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, एनसीईआरटी का हर एक टर्म, हर एक सेंटेंस आपको जैसे इजी से समझ में आ जाए, वैसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और वेक्टर डीएनए को। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए, डिजायर जीन और होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये चार इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। ये चार में से कोई भी अगर नहीं हुआ हम लोगों के पास, तब हम लोग नहीं कर सकते बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स को, और एंजाइम्स में टोटल 4 तरह का एंजाइम्स जरूरत होता है बायोटेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली करने के लिए। और ये 4 तरह का एंजाइम्स में भी हम लोग लाइटिक एंजाइम्स को आज पढ़ने वाले हैं, आज कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं लाइटिक एंजाइम्स को, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 3 पार्ट में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कंप्लीट करेंगे। 20-25 मिनट वाला टोटल 3 क्लास में हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स को, और एंजाइम्स में भी पहले हम लोग लाइटिक एंजाइम्स को पढ़ेंगे आज। देखिए, these enzymes are also known as cell degrading enzymes। लाइटिक एंजाइम्स को सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स भी बोला जाता है, क्योंकि लाइटिक एंजाइम्स को हम लोग सेल को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। सेल को ब्रेक क्यों करते हैं? डीएनए को सेल में से बाहर निकालने के लिए।
व्हिच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द सेल। तो लाइटिक एंजाइम्स को यूज किया जाता है सेल को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए लाइटिक एंजाइम्स को सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स भी बोला जाता है। और सेल को डिग्रेड क्यों किया जाता है? सेल को डिग्रेड करके डीएनए को आसानी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए सेल में से ये लाइटिक एंजाइम्स का जरूरत होता है। समझ रहे हैं? देखिए बहुत आसान है। सपोज ये एक बैक्टीरिया डीएनए, बैक्टीरिया की सेल है या कोई सा भी ऑर्गेनिजम्स का सेल है, मान लीजिए आप। सेल के सबसे आउटर लेयर क्या होता है? सबसे बाहर का जो सरफेस होता है, लेयर होता है, क्या होता है? सेल वॉल। फिर सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? डीएनए। यही तो होता है। सेल के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? डीएनए। तो इस डीएनए को हम लोगों को आइसोलेट करना है, क्योंकि इस डीएनए के अंदर हम लोगों का डिजायर जीन है, जिसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, मतलब सेल को ब्रेक करने के लिए लाइटिक एंजाइम्स का जरूरत होता है। इसलिए लाइटिक एंजाइम्स को सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स बोला जाता है। देखिए मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि लाइटिक एंजाइम्स को सेल को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, लाइटिक एंजाइम्स को इसलिए क्या बोला जाता है? सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। और सेल को डिग्रेड करके क्या किया जाता है? डीएनए को सेल में से आसानी से आइसोलेट किया जाता है। समझ रहे हैं? तो मैं समझ लेता हूं कि लाइटिक एंजाइम्स को सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स क्यों बोला जाता है और सेल को डिग्रेड करके क्या किया जाता है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए हम लोगों का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर जीन है, वो बैक्टीरिया के जीन भी हो सकता है, प्लांट का जीन भी हो सकता है, फंगस का जीन भी हो सकता है और एनिमल का भी जीन हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल का ही जीन हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जीन हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर हम लोगों का डिजायर जीन बैक्टीरिया का जीन हुआ तो बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर प्लांट का जीन हुआ हम लोग का डिजायर जीन, तो प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर फंगस के जीन हुआ तो फंगस का सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एनिमल की जीन हुआ तो एनिमल के सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। करेगा? पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? एनिमल के पास सेल वॉल होता नहीं है और ये बाकी तीन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होता है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो एनिमल के सेल वॉल होता नहीं है, इसलिए इनके रेस्पेक्ट में इनके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स का जरूरत होता है, एनिमल के रेस्पेक्ट में वो एंजाइम्स का जरूरत नहीं होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन सा चीज से मिलकर के बना होता है? कौन सा कंपोनेंट से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। प्लांट के सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिनेज भी होता है प्लांट के सेल वॉल में, लेकिन सेल वॉल की मेन कंपोजिशन क्या होता है प्लांट का? सेलुलोज। समझ रहे हैं? फंगस का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत होता है? लाइसोजाइम। और प्लांट के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है? क्या एंजाइम्स का जरूरत होता है? सेलुलेज। और फंगस के सेल वॉल काइटिन से बना होता है, तो फंगस के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है? काइटिनेज। समझ रहे हैं? और एनिमल्स का सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए ये सारे चीजों का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। समझ रहे हैं? जरूरत मतलब देखो, ये ध्यान से समझो, अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करना होगा ना, तो हम लोग ये तीनों एंजाइम्स का यूज करने का जरूरत नहीं है, ये तीनों एंजाइम्स यूज नहीं करेंगे। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा पेप्टिडोग्लाइकेन का, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए ओनली लाइसोजाइम की जरूरत है, सेलुलेज और काइटिनेज नहीं। अगर हम लोगों का डिजायर जीन फंगस का जीन हुआ तो हम लोग लाइसोजाइम और सेलुलेज यूज नहीं करेंगे, हम लोग ओनली काइटिनेज यूज करेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे? तो पहले हम लोग सेल वॉल को तोड़ेंगे लाइसोजाइम और सेलुलेज और काइटिनेज को यूज करके इनके रिस्पेक्ट में। फिर सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है,
और सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास होता है, बैक्टीरिया के पास भी होता है, प्लांट के पास भी होता है, फंगस के पास भी होता है, एनिमल्स के पास भी होता है। तो ये चारों ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, लिपिड। और लिपिड को ब्रेक करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं, लाइपेज। समझ रहे हैं, लाइपेज यूज करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, लिपिड ब्रेक हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, मतलब लिपिड मेन कंपोनेंट होता है इसका। और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लिपिड को तोड़ना पड़ेगा, और लिपिड को ब्रेक करने के लिए हम लोग लाइपेज का यूज करते हैं। अगर एंजाइम यूज करने चाहें तो, अगर एंजाइम यूज करने ना चाहें तब भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं। कैसे, अगर हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूज कर देना सेल को तो क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे, ऐसे क्या होता है, हम लोग के पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्यूब को लगाया जाता है, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, ऐसे रोटेट किया जाता है, ऐसे रोटेट किया जाता है, ऐसे रोटेट किया जाता है, ऐसे माने ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है हाई स्पीड से, ऐसे समझ रहे, ऐसे होता है, और इसको ऐसे रोटेट करते हैं, और हाई स्पीड से रोटेट करने को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूज करना। हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। तो एंजाइम्स यूज करना चाहें तो लाइपेज कर सकते हैं, लाइपेज यूज कर सकते हैं, लेकिन बगैर एंजाइम्स को का भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं इजीली। समझ रहे हैं, तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट के केस में सेलुलेज और पैक्टिनेज यूज करते हैं, फंगस के केस में काइटिनेज यूज करते हैं, और एनिमल्स के केस में कुछ भी यूज नहीं करते हैं इन तीनों में से, क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये चारों के केस में कॉमन होता है। समझ रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स यूज करना चाहे तो लाइपेज यूज करते हैं, तो इनको बोला जाता है लाइटिक एंजाइम्स। लाइसोजाइम, सेलुलेज, पैक्टिनेज, काइटिनेज, लाइपेज, समझ रहे हैं, ये क्या है, लाइटिक एंजाइम्स हैं। क्यों, सेल को ब्रेक करने के लिए, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए लाइटिक एंजाइम्स का जरूरत होता है, क्योंकि ये सेल को ब्रेक करने की काम में आते हैं, इसलिए इन चारों को क्या बोला जाता है, लाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। समझ रहे हैं, तो ये लाइटिक एंजाइम्स को अगर हम लोग यूज करें तो क्या होगा, सेल वॉल का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए ये सेल वॉल था, हम लोग सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए ये तीन एंजाइम्स अगर यूज करें, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट के लिए सेलुलेज और फंगस के लिए काइटिनेज, ये तीनों एक साथ यूज नहीं करना, जिसका सेल होगा उसके रेस्पेक्ट में यूज करना। अगर बैक्टीरिया की सेल होगा तो लाइसोजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज और काइटिनेज नहीं। समझ रहे हो ना, अगर प्लांट की सेल वॉल होगा तो हम लोग सेलुलेज यूज करेंगे, लाइसोजाइम और काइटिनेज नहीं। समझ रहे हैं, तो ये लाइटिक एंजाइम्स को अगर यूज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। देखिए फ्रेगमेंट हो चुका है, यहाँ पे छोटा छोटा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, डीएनए। अगर ये फ्रेगमेंटेशन हो गया यहाँ पे सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में तो क्या होगा, ये डीएनए को हम लोग इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंट हो गया है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का, मतलब ये टूट चुका है। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, इजीली डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, लाइटिक एंजाइम्स को किस लिए यूज किया जाता है, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेल को ब्रेक करके, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके डीएनए को इजीली आइसोलेट करने के लिए लाइटिक एंजाइम्स का यूज होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये था लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स के बारे में इतना ही पता है हम लोगों को, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे पढ़ेंगे जैसे हर एक कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ जाओ, बहुत आसानी से समझ जाओ, और हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का आपको समझ में आ जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो ये था लाइटिक एंजाइम्स, इजी था।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अगर क्लास पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसे लगा, और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका कोई दोस्तों का मेरा ये लेक्चर काम में आ सकता है करके आपको लगता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।